इसका मास है कैपिटल M, इसका वेट लग रहा है नीचे को कितना लग रहा है बेटा mg, ठीक है। और mg की वजह से नीचे से ग्राउंड में इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा है, वो बेटा है, ठीक। एक इसका वेट लगा है, ग्राउंड में नॉर्मल रिएक्शन लगा है। अब यहाँ पर देखो कितने स्ट्रिंग्स 2 3 और 4, एक टेंशन बेटा यहाँ पर आ गया कि बाकी टेंशन पुलिस की वजह से आ रहा है, ये पुली है बेटा, यहाँ पर एक टेंशन यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिंग सिमिलर है और मास लेस और फ्रिक्शन लेस है, इसलिए क्या होगा बेटा आप टेंशन को आसानी से यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं, लो गया टेंशन, और फिर यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में भी एक आएगा टेंशन, ठीक है। ये हो गया बेटा क्लियर। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस वाले ब्लॉक ने इसको पुश किया होगा, तो इस वाले ब्लॉक ने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा एन डैश। अब बताओ बेटा क्या आपको सारे फोर्सेस समझ में आए? The all forces acting on the capital M block, क्या ये आपको सब समझ में आ गया बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम, यस सर। बोलो बेटा क्लियर है ना? अब इस फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि ये वाला ब्लॉक किधर मूव करेगा, ये वाला ब्लॉक मूव करेगा इस डायरेक्शन में और ये वाला ब्लॉक मूव करेगा डाउनवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन ये मान लेता है कैपिटल ए मान लेता हूं इसके एक्सेलरेशन को, और इसके एक्सेलरेशन को लेता हूं, तो दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन कैपिटल ए। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ की हेल्प से आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, तो क्या आएगा बेटा इक्वेशन आएगा क्या आएगा? देखो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर आप यहाँ पर बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा 4t इन द राइट डायरेक्शन and dash in the left direction minus n dash is equals to mass times of capital A, equation number 1। बोलो समझ आया? sigma fx is equals to mass times of acceleration along x axis, वही कंसेप्ट यूज किया जो न्यूटन्स लॉ में आपको बताया था बेटा। यस सर। बोलो सर क्लियर है? यस सर। अब छोटे वाले ब्लॉक का बनाओ, छोटे वाले ब्लॉक का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो छोटे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, इसका वेट लग रहा है नीचे को एम जी, ठीक है बेटा, ऊपर को इस पे लग रहा है टेंशन, ठीक, और इधर से एक नॉर्मल लग रहा है एन डैश, और ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल के। तो छोटे वाले ब्लॉक के लिए आप यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? छोटे वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन आप लिखोगे तो क्या बनेगा? T minus mg। ओके बताता हूँ एक सेकंड। हाँ सर, the string attached to the block M, while we consider it's not in direct contact with block M, the string attached to block small m, okay, ठीक है, while we consider it as it's not in direct contact with block capital M। अच्छा ये वाली जो इस स्ट्रिंग की आप बात कर रहे हो, कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहे हो बेटा? हाँ तो ये वाली स्ट्रिंग बेटा देखो इस वाले ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, इस वाली स्ट्रिंग को हमने यहाँ से उठाया और उसके बाद यहाँ पर एक मास को सस्पेंड कर दिया, ये डायरेक्टली इस ब्लॉक से कनेक्टेड कहाँ है? इसका कनेक्शन स्ट्रिंग का ब्लॉक से सिर्फ यहाँ पर है, स्ट्रिंग का कनेक्शन कैपिटल एम से यहाँ पर है और बाकी इस वाले एंड को स्मॉल एम से कनेक्ट किया गया है, ठीक है क्लियर? तो अब छोटे वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखता हूं बेटा, तो ये बनेगा स्मॉल mg माइनस p इज इक्वल्स टू स्मॉल ma, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अच्छा ये छोटा वाला ब्लॉक बेटा नीचे को जा ही रहा है, बट इट इज इन कांटेक्ट विद द बिगर ब्लॉक, तो इसका मतलब ये आगे बढ़ रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन कैपिटल A। जो हमारा छोटा वाला ब्लॉक है बेटा वो आगे भी जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे n dash is equals to small m capital A। तो ये तीन इक्वेशन आपको फ्री बॉडी डायग्राम से मिलेंगी, बोलो मिली क्या? से तीसरी क्यों ली?
ये थर्ड वन। हाँ, थर्ड वन वाला देखो, जब ये ब्लॉक ब्लॉक आगे जाएगा तो इसी वाला ब्लॉक इसके कांटेक्ट में ये भी आगे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे को भी आएगा, आगे को भी आएगा, यस सर। है ना? तो नीचे वाले में ये इक्वेशन बनेगा mg माइनस e इक्वल्स टू mn, और आगे वाले में कौन सा डायरेक्ट कौन सा फोर्स लग रहा है, n डैश लग रहा है, n डैश इक्वल्स, ठीक। नाउ पुट दिस इनटू फर्स्ट, so you will get 4p minus m into capital A is equals to capital M into A, तो आपको मिलेगा 4p is equals to small m plus capital M into capital A। अब टेंशन की वैल्यू अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पर टेंशन कितना है, टेंशन है mg minus ma, तो यहाँ पर पुट कर देते from second you can say 4 times of mg minus m into small a is equals to small m plus capital M into capital A। ये एक इक्वेशन बन करके आएगी, और फिर इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा बेटा, 4mg is equals to 4ma, ओके एक सेकंड, ये आपने इसमें यू लिखा हुआ है? क्या बेटा? सर आपने सर यू लिखा है ऐसे नीचे इक्वेशन में? यू नहीं बेटा, 4 है, 4 4 है बेटा, इसकी बात करें ना, ये 4 लिखा है, देखो ये 4 लिखा, ये 4 है, ये नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 4mg is equals to 4m into small a plus small m capital M capital A, ठीक। तो ये फाइनल इक्वेशन बन करके आई, और आपको चाहिए कैपिटल ए, तो अब आपको जरूरत महसूस पड़ेगी कि हम किसी तरीके से स्मॉल ए और कैपिटल ए का रिलेशन ऑब्टेन कर लें, किसी भी तरीके से हमें स्मॉल ए और कैपिटल ए का रिलेशन मिले तभी आंसर आएगा, क्योंकि न्यूटन का लॉ हमने अप्लाई कर लिया बेटा, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो जो इक्वेशन मिल सकती थी वो हमने ऑब्टेन कर लिया। अब बात ये कंस्ट्रेंट रिलेशन की, तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये वाला ब्लॉक जो है वो बेटा कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, वाई डिस्टेंस, और ये कोई स्ट्रिंग है कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, डिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब इक्वेशन बनाएंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन वाला, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे y, कंस्ट्रेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंस्ट्रेंट जो बनेगा y plus 4x is equals to total length of the string, इसका मतलब हुआ कि आप लिखोगे d2y by dt2 plus 4 times of d2x by dt2 is equals to 0, तो small a plus 4 capital A is equals to 0, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे तो न्यूमेरिकली आप मिलेगा a is equals to 4a, बोलो बेटा समझ आया? समझ आया बेटा? एक और बार बता दो, एंड में क्या किया? कौन सा वाला कंस्ट्रेंट वाला? यस सर। देखो कंस्ट्रेंट वाले में क्या है, कुछ स्ट्रिंग का पार्ट वर्टिकल डायरेक्शन में, बाकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल वाले डिस्टेंस को y ले लिया और हॉरिजॉन्टल वाले डिस्टेंस को x ले लिया। अगर ये x है तो x plus x plus x plus x कितने हो गए बेटा 4x, ठीक है। और ये जो y वाला है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसमें उस स्ट्रिंग को मैंने छोड़ दिया जब तुम ये ऊपर तक देखो तो कांस्टेंट रहता है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो y plus 4x इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया इसको, और जब हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो हमको हमको क्या पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन स्मॉल ब्लॉक का है वो 4 टाइम्स ऑफ द कैपिटल ब्लॉक के इक्वल है। नाउ पुट इट देयर, इसको उठाओ यहां पर करो, आपको मिलेगा 4mg इज इक्वल्स टू 4m into 4a प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M into कैपिटल A। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4mg इज इक्वल्स टू 16ma प्लस ma प्लस कैपिटल MA
तो आपको मिलेगा 4mg इज इक्वल टू 70 स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स ऑफ कैपिटल A, एंड फाइनली यू विल गेट द एक्सेलरेशन एज, जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, जो भी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा कैपिटल A ये होगा 4mg अपॉन 70m plus capital M. This is the acceleration of the big block. अब बताओ बेटा कहाँ पर दिक्कत हुई, क्या नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में, क्या नहीं समझ में आया आपको? बताओ बेटा, क्लियर हुआ? सर सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, न्यूटन की इक्वेशन बनाई और न्यूटन की इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व किया। लास्ट में जाकर के हमें एक बात समझ में आती है कि भाई मुझे स्मॉल ए और कैपिटल ए का रिलेशन चाहिए, तो कंस्ट्रेंट का यूज कर लिया और फाइनली अपना आंसर हमारे तो मुझे सर इक्वेशन समझ नहीं आई। क्या बेटा? इक्वेशन सर फ्रॉम टू वाली इक्वेशन से कैसे निकाली सर? अच्छा ये, अरे सेकंड इक्वेशन को देखो ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। आप लिखोगे mg माइनस mv इज इक्वल टू t, यही बनेगा। यस तो t की जगह हमने क्या लिख दिया, mg माइनस m। यस सर क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर बस न्यूटन लॉ का लगभग आपको जितना बताना था वो लगभग हो ही चुका है आज की क्लास में, हो जाएगा कंप्लीट। एंड नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? लेकिन फ्रिक्शन में भी ये सारे कांसेप्ट यूज होंगे, फ्रिक्शन में भी, ठीक है ना? तो फ्रिक्शन पर हम आपको वहां पर भी ये सारे कांसेप्ट यूज होंगे। चलिए इसकी बात नहीं कर ली, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। एक जनरल कांस्टेंट बनता है, जनरल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं और उसके बाद स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा जिसमें आपको सिंपल हार्मोनिक फोर्स पढ़ाऊंगा, बट थोड़ी बहुत बातें मैं स्प्रिंग की भी करेंगे, ठीक है? तो सर जनरल कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो जनरल कंस्ट्रेंट में क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को देख करके ही आपको आइडिया लगाना होगा कि कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक? जनरल कंस्ट्रेंट की बात करें, इसमें कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। जनरल कंस्ट्रेंट में जिसमें पुली बेस के अलावा या फिर बेसिस के अलावा कुछ ऐसे नॉर्मल सी सिचुएशन आ जाए। नॉर्मल सी सिचुएशन का मतलब हो गया बेटा, जैसे मान लीजिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं जनरल कंस्ट्रेंट का। मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारी वॉल है और दोनों ही फ्रिक्शन लेस है, बिकॉज़ अभी हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक? ये फ्रिक्शन लेस है बेटा। इसमें एक लैडर हमने खड़ी कर दिया, ठीक? ये हमारे पास एक लैडर है, ये भी एक लैडर है, सीढ़ी। सर इस सेक्शन की वीडियोस कब तक हुई यूट्यूब पे? बेटा लगभग है कंस्ट्रेंट रिलेशन, मतलब पिछले से पहले वाले वीडियो सारे आ चुके हैं, कल वाला और आज वाला भी अभी शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है? बस कल वाला और आज वाला बचा है बस, बाकी उसके पहले के सारे डाल दिए मैंने। अब देखो यहाँ पर हमने एक लाइनर खड़ी कर दिया, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, ये सीढ़ी फिसलेगी, ये सीढ़ी यहाँ से नीचे को गिरेगी, बी वाला पोर्शन नीचे जाएगा, ए वाला पोर्शन, बी वाला पोर्शन नीचे को स्लाइड करेगा और ए वाला पोर्शन किधर जाएगा, हॉरिजॉन्टली इधर हो जाएगा। सो यहाँ पर भी एक कंस्ट्रेंट बन रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी एक कंस्ट्रेंट बन रहा है। अब क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ एंड ए एंड एंड बी। एंड ए और एंड बी का जो एक्सेलरेशन है उसमें क्या रिलेशन है बेटा? और आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई कि दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ये एक एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना देते आपको ये दिया, ठीक? इवन में एक्सेलरेशन पता करके मैं आपसे पूछता हूं, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन velocity of एंड ए और एंड बी में क्या रिलेशन आएगा बता सकते हैं? सॉल्व करने का
बेटा आप सॉल्व कर रहे हो या बैठे हो? बताओ, आंसर बताओ। सॉल्व कर रहे हो या फिर मैं बताऊं कैसे होगा? VA इज इक्वल टू VB tan थीटा। ओके, एक आंसर आ गया बेटा, VA इज इक्वल टू VB tan थीटा, जो कि करेक्ट आंसर है। अब देखो बेटा, इसको करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे? आपको मैसेज करना है उस पर जिसमें मेरा ऑडियो वीडियो ऑफ रहता है बेटा। मैं मोबाइल पे देखने इससे बार बार आराम करता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए, अब मान लीजिए इस लैडर की कुछ एक लेंथ है, ठीक है? ये लेंथ L है। अब लैडर की लेंथ तो कम ज्यादा होने वाली नहीं है, तो लैडर का लेंथ क्या होगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट किसी स्टैंड पर x डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है? y डिस्टेंस पर। तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिखेंगे बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये है इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन। जब ये लैडर मूव करेगी तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव करेगी। किसी भी इंस्टेंट पर जब आप देखोगे बेटा, तो यही इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये लैडर मूव कर रहा होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है? तो अगर ऐसा है तो डिफरेंशिएट कर दो, तो आप लिखोगे 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equals to 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आप लिखोगे बेटा 2x into dx by dt मतलब वेलोसिटी ऑफ एंड a प्लस y dy by dt मतलब वेलोसिटी ऑफ एंड b इक्वल टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा va is equals to minus sin of y by x bb। अब y by x इस इक्वेशन को देखो, थीटा आपको गिवन था, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है बेटा, तो va इज इक्वल टू माइनस tan थीटा vb। और न्यूमेरिकली क्योंकि स्पीड की बात कर रहा था तो स्पीड हो जाएगा va इज इक्वल टू tan थीटा vb। बोलो बेटा, समझ है? यस सर। क्लियर है ना? क्लियर? लास्ट थोड़ा समझा दो सर एक बार। क्लियर? सर लास्ट वाला समझा दो सर एक बार। कौन सा बेटा? सर v इक्वल टू tan थीटा कैसे आया? बेटा इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में किसी भी इंस्टेंट पर अगर ये जो थीटा है, तो थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x और y से। tan थीटा इक्वल्स टू यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, y अपॉन x है। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको थीटा दिया था, y x नहीं गिवन था, तो थीटा के टर्म में आंसर आना चाहिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द जनरल कंस्ट्रेंट। आई होप दैट आपको समझ आया। एक और क्वेश्चन में लेता हूं इसी जनरल कंस्ट्रेंट के ऊपर, ठीक? कोई दिक्कत होगी बेटा पूछना जरूर, ठीक है? अब तो आसान सी चीजें हैं, अब चीजें आपको आसान लगेंगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है? इस बॉल को एक स्प्रिंग की हेल्प से एक ब्लॉक से कनेक्ट किया गया है। इस तरफ एक ब्लॉक लगाया गया है, ठीक है? एक बॉल, ठीक है, और बॉल के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास m2 है, बॉल का मास m1 है, and this ball is moving in this direction with the velocity v1, then this block will move in upward direction with velocity v2 at any instant। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बेटा, वो एंगल है थीटा, ठीक है? आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। v1 और v2 के बीच में रिलेशन बताना है, बॉल एंड ब्लॉक। Find out relation between velocity of ball and rock। Velocity again that is speed का application बताओ। Try करो बेटा। v1 cos theta equals to v2।
V1 cos थीटा इक्वल्स टू V2। बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर है। क्या सबको आ गया? सबको आ गया समझ? बताना पड़ेगा क्या? देखो बता देता हूँ कैसे करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि स्ट्रिंग कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है? ये ऊपर जा रहा V2 से और ये बेटा इधर जा रहा है V1 वेलोसिटी से। आप स्ट्रिंग पे अगर आप देखोगे कि V1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। अगर इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, तो ये थीटा गिवन था, ये भी कितना हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। तो इस V1 का एक कंपोनेंट आएगा स्ट्रिंग के अलोंग V1 cos थीटा, और क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है इसलिए ये V1 cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? V2 के इक्वल होना चाहिए। V1 equals to V2 cos, सॉरी V2 equals to V1 cos, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट बनी रहनी चाहिए ना, इसलिए जो वेलोसिटी इस बॉल की स्ट्रिंग के अलोंग में वो ब्लॉक की वेलोसिटी के बराबर होगी, तभी स्ट्रिंग टाइट रहेगी, अदरवाइज टाइट नहीं रहेगी। ठीक है? ओके, चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हम लोग आगे की बात कर लेंगे, स्ट्रिंग फोर्स की बात कर लेंगे। देखो बेटा यहाँ पर एक रिंग है जिसका मास है m1 और इसको एक ब्लॉक से कनेक्ट किया गया है जिसका मास है m2, ठीक है? किसी इंस्टेंट पर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दिया गया है, ये है l, ठीक? तो ये सिचुएशन आपको दे रखी है, ठीक? आपको ये बताना है, अगर क्वेश्चन ये है if m1 is greater than m2 then find out v1 upon v2 when v1 upon v2 की वैल्यू बतानी है बेटा। when ring slide down when ring slide down by a distance h, जब रिंग भाई ये इसका मास ज्यादा तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा कुछ एक वेलोसिटी v1 से, ये ऊपर जाएगा कुछ एक वेलोसिटी v2 से, तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू बतानी है जब ये रिंग जो है वो स्लाइड करके h डिस्टेंस से नीचे आएगा। सॉल्व करो बेटा। बेटा सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir.
चलिए मैं बताता हूँ देखो बेटा, मान लीजिए ये रिंग जो है ये स्लाइड करके यहाँ पहुंच गई, ठीक। जब ये रिंग स्लाइड करके यहाँ पहुंच जाएगी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा, आप उसको फील कर सकते हो, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो ये बेटा देखो कितना नीचे आ गया, एच हाइट नीचे आ गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया कि एक जो रिंग है वो स्लाइड करके एच डिस्टेंस नीचे आ जाता है, एट दैट इंस्टेंट व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द v1 एंड v2, मतलब रेशियो, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, मान लो जब ये नीचे चला है h और ये l हो गया, तो इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए s मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो हाइपोटेन्यूज टाइप का दिख रहा है इसको s मान लेते हैं। इसको s मान लोगे तो आप क्या लिखोगे, h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल्स टू s स्क्वायर, ऐसे लिखोगे बेटा। रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, ठीक है। देखो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। किसी भी इंस्टेंट पर जब एच हाइट नीचे आएगा, अब ये एल तो क्या है बेटा, फिक्स है, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2h dh अपॉन dt प्लस 0 बेटा किसी की आवाज में नॉइज आ रहा है, कुछ पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, अब इसको लिखोगे आप 2h v1, क्योंकि ये रिंग जितना नीचे जा रहा है उसकी वेलोसिटी dh अपॉन dt क्या होगा बेटा, v1 होगा। और ये जो ds अपॉन dt, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप बनी हुई है, ये स्ट्रिंग टाइप बनी हुई है, तो जो v2 है बेटा वो ds अपॉन dt के बराबर होना चाहिए। तो आप इसको लिखोगे इक्वल्स टू 2s into v2, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू s अपॉन h। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में s गिवन नहीं था, इस चीज को क्या लिखोगे बेटा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन h। So this is the ratio of the speeds of the ring and the block. Hope that आपको समझ आया। सर आप Yes, sir. V2 वाला स्टेप रिपीट करोगे, ds by dt क्या V2। बेटा, सर V2 कैसे आया, हाँ ds by dt से V2। v2 कैसे है ds क्वांटिटी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर ये स्ट्रिंग टाइप बनी हुई है तो जो इसकी वेलोसिटी है, स्ट्रिंग के अलाउंग जो वेलोसिटी आ रही है वो v2 बराबर होना चाहिए, तभी ये वाली स्ट्रिंग टाइप है। यस इसके वाले क्वेश्चन में समझाया जा रहा है, यस सर जो v1 cos थीटा था वही ब्लॉक की वेलोसिटी के बराबर है कि नहीं बेटा। यस सर तो इसीलिए अगर ये s है तो ds अपॉन dt इसके बराबर होगा, ब्लॉक की वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग लूज नहीं होगी। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट रिलेशन आपके सामने आएंगे, आप कंस्ट्रेंट रिलेशन को सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। यस आई फॉरगेट टू सेंड यू द क्वेश्चंस, क्योंकि मुझसे प्रॉमिस किया गया था कि आज मेरे पास मेल आ जाएगा, तो आई एम रेडी फॉर दैट। अगर मेल आ जाता है तो मैं चीजें उसको भेजूंगा, अदरवाइज फोटोज क्लिक करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई बेटा कंस्ट्रेंट रिलेशंस की और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, कि कैसे इसको यूज करना है। हालांकि अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें कुछ और फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना है। अभी हमने सिर्फ पढ़ा है टेंशन और नॉर्मल के बारे में, अभी स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये दो और चीजें बचती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स का आइडिया दे देता हूँ आपको, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ जितना हमें काम में आएगा न्यूटन्स लॉ में। बाकी स्प्रिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको। स्प्रिंग आपको पता है कि किसी एक इलास्टिक मटेरियल का हेलिकल शेप में कन्वर्ट कर देना, इस तरह से ऐसे बना दिया, तो ये हो गया बेटा एक स्प्रिंग, ठीक। और ये स्प्रिंग जो है जब अपने नेचुरल स्टेट में होती है, नेचुरल स्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा,
कि जब ये ना तो इलांगेटेड है ना तो कंप्रेस है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाया, तो इसमें कोई भी फोर्स डेवलप नहीं हुआ, नॉर्मल बिल्कुल कोई भी इसमें फोर्स डेवलप नहीं हुआ। अगर हमने इसी स्प्रिंग को पकड़ करके स्ट्रेच करना शुरू कर दिया बेटा, खींचना शुरू कर दिया, तो ये स्प्रिंग इलांगेट होगी और इलांगेट कुछ इस तरह से हो जाएगी। मतलब अपने नॉर्मल लेंथ से इसका कुछ एक लेंथ आपने खींच के इंक्रीज कर दिया। कितना बेटा? x लेंथ आपने इंक्रीज कर दिया, आपने पकड़ के खींचा, x लेंथ क्या हुआ? इंक्रीज कर दिया। और वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि जब आप अपने फोर्स को हटाएंगे तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो x डिस्टेंस आपने क्या किया, इसको पकड़ करके खींच लिया, तो अब ये स्प्रिंग अपने वापस नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो ये अपने अंदर एक फोर्स डेवलप करेगा। ये अपने अंदर एक फोर्स डेवलप करेगा। क्यों फोर्स डेवलप करेगा? क्योंकि इलास्टिक है, ये वापस अपने नेचुरल स्टेट में आना चाहेगा, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप हुआ F स्प्रिंग, सबसे पहली बात है कि आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज करेगा, जो फोर्स आप लगाओगे उसका अपोज करेगा, और दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कितना लेंथ आपने उसका इलांगेट किया है या कंप्रेस किया है। अगर आप इसको कंप्रेस करते हो तो आप फोर्स इधर लगाते हो, स्प्रिंग फोर्स उधर आता है। ये हमेशा आप जो फोर्स लगाते हो उसका अपोज करता है, और स्प्रिंग फोर्स जो होता है बेटा प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, उसके नेचुरल लेंथ से कितना इलांगेट या कंप्रेस किया गया है। और जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आपको मिलता है Fs k टाइम्स ऑफ x, माइनस लगाना बेटा होगा क्योंकि ये रेंज कोई फोर्स है, वेयर k जो होता है बेटा वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है मटेरियल एंड इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है स्प्रिंग फोर्स। अगर आप कभी भी किसी भी स्प्रिंग को इलांगेट या कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जो अपने वापस नेचुरल स्टेट पे लाने की कोशिश करता है, एंड दैट फोर्स विल बी गिवन एज -k टाइम्स ऑफ x। ठीक है बेटा, स्प्रिंग फोर्स विल बी गिवन एज -k टाइम्स ऑफ x। क्लियर? वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बात समझ में आई? अगर आप किसी भी स्प्रिंग को इलांगेट या कंप्रेस करेंगे तो वहां पर क्या आएगा बेटा? स्प्रिंग फोर्स आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? और वो स्प्रिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। जब आप अपने फोर्स को हटा लेंगे, स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएगी, तो उसका स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? फिर से 0 हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है जब स्प्रिंग इलांगेटेड या कंप्रेस? बोलो, समझ आया? यस सर। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो जितना एनर्जी में कंप्रेशन होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और इसीलिए जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो F = kx। अब बेटा ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग फोर्स का यूज हम न्यूटन्स लॉ में किस तरह से करेंगे? न्यूटन्स लॉ में स्प्रिंग का यूज हम किस तरह से करेंगे, जरा उसकी बात कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग स्प्रिंग के ऊपर लगाएंगे। अभी देखो, इसके आगे ना बहुत सारी बातें हैं। इसके आगे बहुत सारी बातें क्या है? सर, F स्प्रिंग एंड फोर्स अप्लाइड बाय अस आर एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बेटा, जो स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगा ना वो इस तरह से डेवलप होता है दोनों एंड से। जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है वो है एक्शन रिएक्शन पेयर। जो आपने अप्लाई किया वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक स्प्रिंग है जो दोनों तरफ से फ्री है, दोनों तरफ से अगर फ्री है और आप चाहते हैं इसको स्ट्रेच करें, तो आपको दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। यू विल अप्लाई द फोर्स इसको स्ट्रेच करने के लिए, और तब यहाँ पर और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है। जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जो इंटरनल फोर्स होता है बेटा वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। स्प्रिंग हमेशा पेयर में डेवलप होती है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा पेयर में डेवलप होती है। ठीक, इसके आगे बहुत सारी बातें हैं।
वी कैन कंबाइन द टू और मोर स्ट्रिंग, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो जब उस पर्टिकुलर टॉपिक पहुंचेंगे तभी उसके बारे में ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ना। अभी केवल इतना सा थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ में अगर मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए तो हम उस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। स्ट्रिंग में टेंशन आता था, स्प्रिंग में एक्स आएगा, नथिंग एल्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं बेटा। इसे आप समझ नहीं आएंगे स्प्रिंग फोर्स कैसे डेवलप होता है किसी भी स्प्रिंग के अंदर। तो मान लीजिए हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सेमी सर्कुलर ट्रैक है, फ्रिक्शनलेस सेमी सर्कुलर ट्रैक, और यहां पर एक स्प्रिंग लगाई, इस तरह से हमने स्प्रिंग लगाई और यहाँ पर किसी एक मान लो रिंग वगैरह को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसका रेडियस आपको गिवन होगा, ये रेडियस आपको गिवन है r, ये जो सेमी सर्कुलर ट्रैक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है, r है, ठीक है। जो नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर ये भी बता देता हूँ आपको, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है बेटा वो 3/4 टाइम्स ऑफ द रेडियस है। जितनी रेडियस है सर्कुलर ट्रैक की उसका 3/4 टाइम्स लेंथ है इसका स्प्रिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक क्या लगा दिया, रिंग लगा दिया, और इस रिंग के मास को मान लेते हैं स्मॉल m, रिंग के मास को हमने स्मॉल m ले लिया बेटा, ठीक है। दिस कैन स्लाइड, ये जो है बेटा स्लाइड कर सकता है, ठीक। ring and slide on the track if ring held stationary at angle of 60 degree with vertical, ठीक है बेटा, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बनाते हुए इस रिंग को रेस्ट में रखा गया है, ठीक है। यहां से 60 डिग्री बनाते हुए यहां पर शो कर देता हूं, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या बताना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ स्प्रिंग इज रिलीज, अगर हम वहां से उसको रिलीज कर दें, 60 डिग्री उसको पकड़ के बैठे वो रेस्ट में था, अगर हमने स्प्रिंग को रिलीज कर दिया तो रिलीज करने के बाद आपको बताना है फाइंड आउट tangential acceleration of ring and normal reaction between ring and the track, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए आपको दिया गया है mg/रेडियस। क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ठीक, 60 डिग्री पर उसको ले जाकर के हमने रोक कर रखा था, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया, चलो बताओ बेटा। सर हाँ बेटा, सर ये जो रेडियस के अलोंग है ना, ये पॉइंट फिक्स्ड है। क्या बोल रहे हो? सर वो जो रेडियस जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है ना, वो पॉइंट फिक्स्ड है। हाँ बेटा, ये पॉइंट फिक्स है, इसकी को यहाँ फिक्स किया गया, मान लीजिए O है, ये C है, इस पॉइंट को P मार्क कर लीजिए,
सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो मैं बताता हूँ, कर रहे हो? यस सर। बताएं, 5 mg बाय, ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 5 mg बाय 4 और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? देखो बेटा, समझो इसमें क्या हो, एक्सेलरेशन 5 g बाई 4, ओके ठीक है, देखते हैं। देखो ये सेंटर, अब इस स्प्रिंग को आपने खींच करके यहाँ रख दिया पॉइंट ई पर, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको ऐसे यहाँ, तो ये भी क्या है बेटा, आर के बराबर, ये भी क्या है बेटा, आर के बराबर, ये 60 डिग्री है, ये भी कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है तो लेंथ जो स्प्रिंग की है इन द डायग्राम, लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो कि ओपी के इक्वल है, वो किसके बराबर आएगा, रेडियस से बराबर आएगा। देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है 60 60, अगर ये आर है, ये आर है, ये भी कितना होगा बेटा, आर होगा। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आया, स्प्रिंग इलोंगेशन, इलोंगेशन आएगा r माइनस 3r/4, क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ कितना है बेटा, 3r/4, तो ये कितना आ जाएगा, r/4। तो स्प्रिंग में जो लेंथ में चेंज आया, इलोंगेशन, दैट इज x, x कितना आया बेटा, r/4 आया। अगर r/4 यहाँ पर आया, तो अब मैं इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपको शो करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में मैं यहाँ पर आपको इस तरह शो करता हूँ बेटा, तो ये कुछ आपको इस तरह दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर रिंग है, इस रिंग पर एक फोर्स इधर लगा जो कि स्प्रिंग फोर्स है Fs, जो कि a टाइम्स ऑफ x के इक्वल है। एक लगेगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो कि ट्रैक के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और एक लगेगा इसका वेट mg नीचे। बोलो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा बेटा। सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो अब ये एड्रेस यहाँ पर लगा हुआ है, mg लगा हुआ है, नॉर्मल लगा हुआ है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें इस डायरेक्शन में, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एक टेंजेंट हो गया बेटा, ठीक, और ये हमारा mg लगा हुआ है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये mg लगा हुआ है, तो ये 90 डिग्री है। ये एंगल कितना आएगा कोई बताएगा? mg जो है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कितना एंगल बनेगा? ऑब्वियसली यू कैन, बिकॉज ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए बेटा, 30 डिग्री होना चाहिए।
mg जो है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। क्या ये एंगल आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ और फिर हम जो वापस अंडरस्टैंडिंग पर ये सारी बात बेटा, एंगल जो है थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। एक्चुअली ये कुछ एक ऐसी लाइन बनती है जो इसकी है, वो कुछ एक ऐसी लाइन बना है और ये बनाता है एम जी। ध्यान से देखना, ये एम जी बना, ये एंगल 60 क्या हुआ, हमने एक टेंजेंट बनाया, हमने यहाँ पर एक टेंजेंट और यहाँ पर एक ये बन गया इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो कि जिधर पर लगा है नॉर्मल। अब ये पूरा का पूरा एंगल और ये जो टेंजेंट यहाँ पर आएगा, दिस विल एक्ट एज द मीडियन। ये एंगल आएगा बेटा 30 और ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। तो mg जो है वो टेंजेंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इधर पर लगा बेटा kx, इधर पर लगा के kx, तो kx भी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, टेंजेंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और वो नॉर्मल लगा हुआ है। क्या सारे फोर्सेस अब आपको समझ में आए? सारे फोर्सेस आपको समझ में आए? तो वो कौन सा स्ट्रिंग को वापस ले आ रहा है, वो कौन सा फोर्स है? आप इस एनर्जी को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि आपसे बोला गया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट के अलाउंग होता है, तो इस टेंजेंट के अलाउंग आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक आएगा बेटा mg cos 30, है ना, और एक आएगा kx cos 30। mg cos 30 और kx cos 30 दोनों मिलकर के स्ट्रिंग को वापस ले आएंगे टेंजेंट के अलाउंग, वापस इस को टेंजेंट के अलाउंग ले आएंगे। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग का mg cos 30 plus ax cos 30 is equals to mass times of tangential acceleration। तो mg cos 30 और बेटा यहाँ पर k की वैल्यू कितना दिया था, mg by r दिया था, into x की वैल्यू r by 4i cos 30 is equals to mass times of tangential acceleration, r से आते हैं ऐसे। तो mg cos 30 को बाहर ले लिया जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 plus 1 by 4 5 by 4 मास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एल से, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा 5g by 4 into